अलग जो है वेरियस पार्ट्स के बारे में जो है मैंने बताया, उसका क्रॉस सेक्शन तुम लोग देखे होंगे, यहाँ पर मैंने दिखाया था। ये रहा तुम्हारा एक संपूर्ण जो है नहर खंड का जो आंशिक और कटाव, आंशिक रूप से कटान और आंशिक रूप से भराव की स्थिति में, मतलब कुछ हिस्सा इसका जो है मिट्टी से फिल करके बनाया गया है, कुछ कटिंग करके बनाया गया है, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है तुम्हारा नहर खंड का, ये जो है पार्शियली कटिंग एंड फिलिंग करके बनाया गया है। तो इसमें जो है अलग अलग पार्ट, जिसको भी हमने डिस्कस किया था यहाँ पर, तो ये फुल डिटेल में यहाँ पर आपको जो है दिया गया है। इसको एक बार देखेंगे तो आपको चीजें जो है ज्यादा क्लियर तरीके से विजुलाइज होंगी, ठीक है। जैसे डौला हो गया, इंस्पेक्शन रोड हो गया, ठीक है। और सेम उसी तरह का सेक्शन यहाँ पे भी डौला है और क्या कहते हैं आपका इंस्पेक्शन रोड है। उसके बाद जो है आपका एक जो डौला है, सॉरी इंस्पेक्शन जो एम्बैंकमेंट है, एम्बैंकमेंट का जो है एक स्लोप दिया गया है, ठीक है। और स्लोप के जस्ट बाद जो है आपका यहाँ पे अगर आवश्यकता पड़े तो क्या करते हैं आप, बैग बम देते हैं, ठीक है, कवर देते हैं, ताकि जो आपका सिचुएशन लाइन हो, यहाँ से जो है पानी भरने पे बाहर की तरफ ना निकले। निकलेगा तो क्या होगा, उससे आपका जो एम्बैंकमेंट है वो फेल कर सकता है, कैनाल जो है पूरा ओवरफ्लो कर सकता है। इसके अलावा पेड़ की कतारें थी और लास्ट में आपका क्या था, ड्रेन। ड्रेन क्या करता है, जो इंस्पेक्शन रोड और अदर एरिया में बारिश के समय में जो पानी होता है, ठीक है, उस पानी को वो क्या करता है, कहीं ना कहीं ड्रेन आउट करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्रॉस सेक्शन ऑफ कैनाल, जिसको हमने लास्ट लेक्चर पे डिस्कस किया डिटेल में। अब इसके बाद हम बात करेंगे नहरों का जो है अभिकल्पन के पश्चात नहरों की लाइनिंग, ठीक है, कैनाल की लाइनिंग। जैसे आपके वहाँ जो सड़कें होती है, उस सड़कों का क्या किया जाता है, उनको जो है लाइनिंग किया जाता है, ठीक है। उसी तरह नहरों की भी लाइनिंग की जाती है। लाइनिंग करने का पर्पज क्या है कि जब भी पहले तो ये जान लेते हैं लाइनिंग होता क्या है, कैनाल की लाइनिंग क्या होती है। तो कैनाल जो आपका होता है, हमें पता है कि उसका एक आधार होता है, ठीक है, और उसके दो साइड्स होते हैं, ठीक है। तो जब भी इन पूरे क्रॉस सेक्शन को हम जो है एक आस्तरीकरण कर देते हैं अपारगम्य पदार्थ का, जिसकी कुछ पर्टिकुलर थिकनेस, एक निश्चित मोटाई हो, उस परत को पूरे नहर की लंबाई में हम जब जो है बिछा देते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, आस्तरीकरण या लाइनिंग ऑफ कैनाल या कैनाल लाइनिंग, ठीक है। फिर से देख लेते हैं, आधार तथा सड़कों, सॉरी साइडों, जो कैनाल होता है आपका, उसका एक बेस होता है, ये पोर्शन आपका क्या है, कैनाल का बेस है, और दोनों क्या है, ये साइड है। जब भी किसी नहर के साइड और आधार को किसी अपारगम्य पदार्थ, वो अपारगम्य पदार्थ किसी भी चीज की हो सकती है, ठीक है। आप पत्थर बिछा सकते हैं वहां पे, ठीक है, वहां पर ब्रिक बिछा सकते हैं, ब्रिक की लाइनिंग कर सकते हैं। उस अपारगम्य पदार्थ को जब हम किसी निश्चित मोटाई की एक परत को हम बिछा देते हैं, तो वो जो प्रक्रिया है बिछाने की, वो कहलाती है आपकी क्या, आस्तरीकरण। अब आस्तरीकरण करने का पर्पज क्या है, इसके कुछ फायदे हैं, ठीक है, फायदा भी है, कुछ जो है इसका नुकसान भी है। अब फायदा पहले हम देख लेते हैं, फायदा क्या है इसका, एडवांटेज क्या है कि इसको जब भी हम आस्तरीकरण कर देते हैं, लाइनिंग कर देते हैं किसी कैनाल का, तो उसका क्या होता है कि इसकी वजह से जो पानी है अपारगम्य परत से नीचे नहीं जानी पड़ती है, ठीक है। जो आस्तरीकरण जब हम कर देंगे, तो इस कैनाल से, आस्तरीकरण इस कैनाल से जिसमें हम लाइनिंग कर रखते हैं, उसमें अगर जो है हम पानी प्रवाहित होगा, तो वो वाटर का जो फ्लो है वो मेंटेन रहेगा, और किसी भी प्रकार का जो है सीपेज या अवशोषण जो है पानी का नहीं होगा, ठीक है। अगर आप आस्तरीकरण नहीं करते हैं तो क्या होता है, पानी जो है रिसन के द्वारा जमीन के नीचे भी चली जाती है, ठीक है। तो वाटर का क्या होता है, लॉस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आगे की जो नहर के आगे जो आखिरी सिरा है, वहां पर डिस्चार्ज क्या होता है, कहीं ना कहीं धीरे से घट जाता है, धीरे, ठीक है। तो इस अवस्था से बचने के लिए जो है एब्जॉर्प्शन या क्रीसन जो द्वारा जो पानी नष्ट होता है या खत्म होता है, उस अवस्था से ये लाइनिंग क्या करता है, हमें बचाता है, ठीक है। लेकिन एक डिसएडवांटेज क्या है कि जब भी हम लाइनिंग करते हैं, तो लाइनिंग में जो है आपका जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है किसी भी नहर का, वो क्या होता है, वो बढ़ जाता है, लागत बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि आप एक्स्ट्रा जो है मटेरियल यूज कर रहे हैं और एक्स्ट्रा जो है लेबर लगाएंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, इस लाइनिंग की जो प्रक्रिया होती है वो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को आपके कहीं ना कहीं बढ़ा देता है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है, नहर की लाइनिंग करने पर लागत बहुत अधिक आती है, इसलिए लाइनिंग केवल उन्हीं नहरों में की जाती है जहां अवशोषण तथा रीसन द्वारा पानी की क्षति बहुत अधिक हो। हम ऐसे क्रॉस सेक्शन में ऐसे किसी नहर की जो लंबाई होती है, मान ली 5 किलोमीटर है, तो किसी 2 किलोमीटर के रीजन में अगर बाई सिचुएशन किसी कारणवश जो है वहां पर पानी ज्यादा लॉस हो रहा है, तो उसी रेंज में ही हम क्या करेंगे,
पर्टिकुलर रेंज में हम लाइनिंग करते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा एक अवधारणा है लाइनिंग का, जिसके पीछे की वाटर जो है लॉस कम से कम हो। ठीक है, और मेनली जो आपका वाटर का लॉस होता है वो अवशोषण और रिसन द्वारा जो है होता है। ठीक है, ज्यादा ज्यादा जो है अवशोषण और रिसन के द्वारा हो रहा होता है, इसलिए हम लाइनिंग कर देते हैं। ठीक है, अब लाइनिंग की आवश्यकता यहाँ पे डिटेल में दी गई है, इसको एक बार आप देख लीजिएगा कि किस लिए हम कर रहे हैं। और लाइनिंग के लाभ, तो लाइनिंग के लाभ एक बार हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या चीजें हैं लाइनिंग के, कैनाल की लाइनिंग के लाभ। पहला एरिशन पर नियंत्रण। मैं आपको बता दूं कि जो 40% हिस्सा होता है पूरे पानी का, वो जो है सेफ हो जाता है अगर आप जो है कैनाल की लाइनिंग कर देते हैं थ्रू आउट लेंथ ऑफ द कैनाल। तो जो 40% हिस्सा लॉस हो रहा है आपका सीपेज और रिसन के कारण या अवशोषण के कारण, वो जो है 40% हिस्सा जो है पानी का वो कहीं ना कहीं बच जाता है। और ये 40% हिस्सा अगर बचेगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, खेतों की सिंचाई के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी प्राप्त हो पाएगा। ठीक है, किसानों के बीच वाटर को लेकर कोई डिस्प्यूट की अवस्था नहीं बनेगी। अगला है आपका निस्सरण में वृद्धि। जब भी जो है आपका कैनाल का लाइनिंग आप कर देते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कैनाल की लाइनिंग में क्या होता है, जो वाटर है वो क्या होता है, वाटर का अमाउंट जो है बढ़ जाता है, इंक्रीज इन डिस्चार्ज हो जाता है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ फ्लो बढ़ जाएगा, क्रॉस सेक्शन हमेशा जो एक समान रूप से बना रहेगा। ठीक है, तो ये इस वजह से क्या होता है, मिश्रण जो है आपका बढ़ जाएगा। अगला पॉइंट है आपका कमांड में वृद्धि। कमांड में वृद्धि क्या, इंक्रीज इन कमांड। जब भी जो है आपके कैनाल में आप लाइनिंग कर देते हैं तो लाइनिंग करने से क्या होता है, उस लाइनिंग की वजह से वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्या होता है, अधिक बना रहता है। ठीक है, अब जब अधिक होगा तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो अधिक होगा, तो आखिरी छोर पे भी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो उसी तरह से मेंटेन रहेगा। और जब भी मेंटेन रहेगा तो थ्रू आउट द लेंथ, उस कैनाल के पूरी लंबाई में क्या होता है, एक समान रूप से अगर वेलोसिटी ऑफ फ्लो रहेगा तो उस जहां पर ये कैनाल ले जा रही है जिस भी रास्ते, तो उसके कमांड में जितने भी क्षेत्र क्या होंगे, उस सभी आखिरी कॉर्नर तक वेलोसिटी ऑफ फ्लो की वजह से क्या होगा, उस आखिरी कॉर्नर तक भी पानी जो है दिया जा सकेगा। कमांड, इसको कहते हैं कि कमांड में वृद्धि। ठीक है, जब भी जो है वेलोसिटी ऑफ फ्लो होगा अधिक होगा, तो अधिक होने से क्या होगा, कमांड बढ़ जाती है उसके अंदर। तो कमांड बढ़ने से क्या होगा, हर एक क्षेत्र में जो है आप सिंचाई का पानी जो है आसानी से अंडर ग्रेविटी जो है उस अनुलंब ढाल की सहायता से भेज सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है छोटा नहर खंड। जब लाइनिंग किसी कच्ची नहर पर की गई हो तब कच्ची नहर का वर्तमान अधिक ढाल परिवर्तित नहीं किया सकता। ठीक है, लाइनिंग कर देने से नहर में पानी का वेग बढ़ जाता है। यदि नहर का निस्सरण पूर्ववत रखना हो तो नहर खंड का छोटा बनाया जा सकता है। ठीक है, इसी राजस्व से की भी बचत होगी तथा नहर खंड भी छोटा बनाना पड़ेगा। मतलब छोटे खंड में वेलोसिटी ऑफ फ्लो बढ़ाकर भी हम क्या कर सकते हैं, आसानी से डिस्चार्ज को मेंटेन रख सकते हैं। कहने का मतलब ये है। ठीक है, अगर नहर खंड छोटा भी रखते हैं और वेलोसिटी ऑफ फ्लो अगर लाइनिंग कर देते हैं, वेलोसिटी ऑफ फ्लो मेंटेन रहेगा, तो इससे क्या होगा, वो नहर से जो डिस्चार्ज हमें चाहिए एक्सपेक्टेड है, वो डिस्चार्ज जो है हमेशा क्या होगा, मेंटेन रहेगा। अगला है जल लग्नता से बचाव। जब भी आप वाटर लॉगिंग कर देंगे तो जो वाटर अवशोषण या जमीन के नीचे जो चला जा रहा है और जमीन के नीचे से सीपेज के थ्रू क्या हो रहा है, आसपास के क्षेत्रों में जो है जाकर इकट्ठा हो रहा है या लग जा रहा है, पानी जो है नमी बन जा रही है सॉइल में, वो अवस्था नहीं बनने पाएगी। ठीक है, हम जितनी मात्रा वाटर की खेतों में देंगे उतनी मात्रा जाएगी, उससे ज्यादा मात्रा जो है सीपेज के थ्रू या अन्य कारणों से जो इकट्ठा हो रहा है वो पानी जो उसमें नहीं जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद तटबंध में दरार पर नियंत्रण। अब जब भी आप लाइनिंग कर देंगे कैनाल का तो स्वाभाविक है कि जो आपका क्रॉस सेक्शन होगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं मजबूत करेगा, एम्बैंकमेंट मजबूत करेगा, उसके साइड को मजबूत करेगा पिचिंग होने की। तो जब पिचिंग हो जाएगी तो क्या होगा, जो आपके साइड में दरारें आ जाती है, चाहे चूहा उसमें छेद कर देता है, ठीक है, मिट्टी रहेगा तो क्या होगा, चूहे आ जाते हैं, कभी कभी क्या करते हैं एम्बैंकमेंट में छेद कर देते हैं। ठीक है, होल बना देते हैं। तो जब भी आप उस पर क्या करेंगे, पिचिंग कर देंगे, तो पिचिंग वजह से क्या होगा, जो छेद है उस छेद में पानी नहीं जाएगा, इसकी वजह से क्या होगा, एम्बैंकमेंट अनस्टेबल नहीं होगा, जो साइड से वो क्या होंगे, अनस्टेबल नहीं होंगे। तो लाइनिंग से क्या होता है, किसी भी प्रकार का जो है कोई दरार या छेद जो है नहीं बनने पाता है। इसके अलावा लास्ट है आपका अनुरक्षण में कमी। जब एक बार आप लाइनिंग कर देंगे तो फर्स्ट टाइम जो आपका कास्ट होगा वो हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन आखिरी टाइम में क्या होगा, जो उसका रख रखाव मेंटेनेंस है वो कहीं ना कहीं क्या होगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। एक बार आपने लाइनिंग कर दिया तो हमेशा के लिए क्या होगा, उसका क्रॉस सेक्शन फिक्स हो जाएगा और किसी भी तरह का उस पूरे थ्रू आउट द कैनाल कोई जो है निघर्षण की अवस्था नहीं बनने पाएगी, किसी प्रकार की स्कोरिंग नहीं होगी, यानी कि उस नहर में कहीं भी किसी क्रॉस सेक्शन पे कोई कटान नहीं होने पाएगा। क्यों, क्योंकि उस पर क्या किया गया है, उसके साइड पे और उसके आधार पे क्या किया गया है, ब्रिक की या किसी भी कंक्रीट की लाइनिंग की गई है। ठीक है, उसका एक परत बिछाई गई है, अपारगम परत।
उसकी कुछ डिसएडवांटेज भी नीचे दिए गए हैं, इसको एक बार आप देख लीजिएगा। प्रारंभिक लागत बढ़ जाती है, नहर खंड की वृद्धि, एक बार बना दिया, लाइनिंग कर दी तो फिर आप जो है चौड़ा नहीं कर पाएंगे, आपका जो है चौड़ा करेंगे पूरा जो है लाइनिंग क्या होगा, खराब हो जाएगा, मरम्मत में कठिनाई। ठीक है, कहीं पे अगर ब्रेक कर गया तो क्या होगा, कंक्रीटिंग किया है तो दोबारा उस पर कंक्रीटिंग करने में आपको दिक्कत होगी। एक बार आपने जो है लाइनिंग कर दिया तो क्या होगा, आउटलेट की साइज को घटाने बढ़ाने में भी दिक्कत होगी, इसको मोगा कहते हैं हम लोग। अब वृक्ष में कमी, जब आप जो है लाइनिंग कर देंगे तो आसपास जो आपका कंक्रीटिंग होने की वजह से क्या होगा, पक्की सतह होने के कारण नहर के किनारे पे लंबी जड़ों वाले जो बड़े पेड़ लगाना जो है वो संभव नहीं होगा, जिससे क्या होता है वृक्ष की कमी हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ लाइनिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिजर्वायर एंड डैम में। जो पहला पोर्शन आपका आएगा वो आएगा रिजर्वायर। ठीक है, आज हम रिजर्वायर बताएंगे आपको कि रिजर्वायर क्या होता है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या क्या उसके जो है पार्ट्स होते हैं रिजर्वायर के। ठीक है, क्या क्या उसके जो है टर्म्स होते हैं, किसी भी रिजर्वायर में कौन कौन से टर्म्स आपके जो है आते हैं। तो मेनली जो रिजर्वायर हम बनाते हैं, रिजर्वायर मतलब क्या, रिजर्व करता है। अगर हम रिजर्वायर को अगर डिफरेंशिएट करने का प्रयास करें तो रिजर्वायर मतलब क्या, ये रिजर्व करता है। रिजर्वायर किस क्या करता है, रिजर्व करता है क्या, वाटर। ठीक है, जलाशय, जल का आशय, जहां पर जो है जल को रहने के एक स्थान दिया जाता है वो क्या कहलाता है, जलाशय कहलाता है। ठीक है, तो मेनली आपका जो हमारा जो भौगोलिक स्थिति है अपने इंडिया में, मेनली जो क्या है वहां पर दो तरह की स्थितियां हर साल आती है। ठीक है, या तो वहां पे अपने रीजन में क्या होता है, या तो बाढ़ ज्यादा है कि अधिक बारिश हुई, या तो वहां पे क्या होगा, बारिश नहीं हुई तो क्या होगा, सूखा होगा। और ये दो एक्सट्रीम कंडीशन होते हैं किसी भी हाइड्रोलॉजिकल जो होता है, हाइड्रोलॉजिकल एक्सट्रीम कंडीशन कहते हैं इसको। ठीक है, जब भी कोई हाइड्रोलॉजिकल एक्सट्रीम कंडीशन होते हैं तो ये दो भाग में बटे होते हैं। दो परिस्थितियां आ सकती हैं हाइड्रोलॉजिकल कंडीशन में, एक आपका जो है बाढ़ ज्यादा आ सकता है, ठीक है, या तो आपका सूखा पड़ेगा। ठीक है, तो हाइड्रोलॉजी जो अवस्था बनती है वो बाढ़ या सूखे की पड़ती है। तो अब हमें ये है कि किसान होने के नाते क्या होता है कि किसान की जिम्मेदारी है कि वो जो फसल लगा रहा है उसको समय समय पे क्या हो, पानी मिल जाए। ठीक है, उसकी ऐसी अपेक्षा होती है कि उसको जो रिसोर्स है उस रिसोर्स हमेशा क्या हो, पानी जो है समय समय पे उपलब्ध हो जाए। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक्सट्रीम कंडीशन आने से सूखा पड़ जाता है। अब जब सूखा पड़ जाएगा तो क्या होगा, आसपास के क्षेत्र में पानी की उपलब्धता जो होगी वो क्या होगी, कहीं ना कहीं छीन हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब जब कम हो जाएगा तो क्या करेंगे हम, रिजर्वायर जो है हम जो है कुछ ऐसी व्यवस्था तैयार करते हैं जिसके द्वारा पानी हमेशा बरहुमास अगर एक्सट्रीम कंडीशन भी आता है तो हम पहले से पानी कहीं पे इकट्ठा करके रखें। ठीक है, और एकत्रित हुए पानी को हम क्या करें, जब भी रिक्वायर हो हम उस पानी को आसानी से दे सकें। तो इस परिस्थिति से निपटने के लिए कि जब सूखा का समय हो या हम पर्याप्त मात्रा में फसल को पानी न दे पा रहे हो, तो ऐसी अवस्था में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है, इसको हम कहते हैं क्या, रिजर्वायर। ठीक है, तो ये क्या करता है, रिजर्वायर क्या करता है, पानी को इकट्ठा करने का एक जो है क्या है, एक माध्यम है। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक कृत्रिम झील बनाते हैं, कृत्रिम झील बनाते हैं, उस कृत्रिम झील में क्या करते हैं, पर्याप्त मात्रा में पानी जो है इकट्ठा करते हैं ताकि उस पानी को क्या कर सके, हम प्रयोग कर सकें। ठीक है, किस लिए, सिंचाई के लिए। ठीक है, और उसी रिजर्वायर से फिर क्या करते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन में जब हमें पानी की आवश्यकता होती है, उस रिजर्वायर से, उस जलाशय से हम क्या करते हैं, अपने खेतों में पानी को प्रवाहित करते हैं, ले जाते हैं, और जिससे क्या होता है, फसलों की सिंचाई हो पाती है। ठीक है, अब झील कैसे बनता है, कृत्रिम झील या रिजर्वायर हम किस तरह से बनाएंगे, इसके लिए क्या करते हैं हम, जो आपका झील होता है या रिजर्वायर जब हम बनाते हैं, तो रिजर्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना है, पानी हम रिजर्वायर में बना रहे पानी को स्टोर करने के लिए। तो पानी को स्टोर हम तब कर पाएंगे जब हम एक ऊंची दीवार बना पाएंगे चारों तरफ से। ठीक है, जैसे मान लीजिए जो पानी इकट्ठा होगा तो क्या होगा, कोई एक जो है चारों तरफ से बैरियर होगा तभी तो इस रेंज में पानी इकट्ठा होगा। तो अब रिजर्वायर के लिए तो हम गड्ढा तो बनाएंगे नहीं इस तरह से। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक वैली सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, रिजर्वायर बनाने के लिए हम, हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्स है वो क्या है, नदी है। और नदी में मोस्टली ऐसा क्या होता है कि मोस्टली जो है उसमें 12 महीने पानी रहते हैं। नहर में पानी हो सकता है जो है एक समय के बाद घट या बढ़ जाए, लेकिन नदी में क्या होता है, हमेशा कुछ मात्रा में हमेशा जो है पानी इकट्ठा रहता है। अब नदी की समस्या ये है कि जो आपका बरसात का समय है तो बरसात के समय में हमेशा पानी इकट्ठा रहेगा, लेकिन सूखे के समय में क्या होता है कि अगर किसी वर्ष में पानी जो है अधिक नहीं हुआ तो नदियों में क्या होता है, पानी जो है कम हो जाता है। लेकिन फिर भी अब किसान को क्या चाहिए, पानी चाहिए ही चाहिए। तो क्या होता है कि जो आपका नदी होता है, उस नदी के चारों जो आर पार क्या होता है, हमें जो है अधिक ऊंचाई की एक दीवार बनाते हैं,
कंक्रीट की या ब्रिक की। ठीक है, जब आप अधिक ऊंचाई की दीवार जो है पूरे आर पार जो है नदी के बना देंगे तो अब क्या होता है कि इसके पीछे जो जगह होता है वह एक रिजर्वायर की तरह वर्क करने लगता है। रिजर्वायर की तरह किस तरह वर्क करेगा, जब यहाँ पे दीवार बना देंगे तो जो इसका जो पिछले हिस्सा है नदी का, ठीक है, प्रति प्रवाह जो होता है नदी का, ठीक है, उस प्रति प्रवाह में पानी जो है धीरे धीरे क्या होगा, इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और जब इकट्ठा होना शुरू होगा तो जितनी ऊंचाई तक जो दीवार है उस जो हमने बना रखा है नदी के आर पार, उस ऊंचाई तक जो है पानी इकट्ठा होने का प्रयास शुरू हो जाता है। जब तक उस ऊंचाई को वो पार न कर ले तब तक अगले सिरे पे पानी नहीं जा पाएगा। तो उस दीवार के बनाने से पीछे जो जगह बन गया है उस जगह में क्या होगा, आपका पर्याप्त मात्रा में पानी इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो दीवार बनने से जो पीछे जगह बना हुआ है इसमें पानी इकट्ठा हो रहा है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, रिजर्वायर कहते हैं। और जो दीवार बना रहे हैं उस दीवार को हम क्या कहते हैं, डैम कहते हैं। ठीक है, तो इसके बार हम परिभाषित कर देते हैं। इस तरह से परिभाषित करेंगे तो इसको देख लो एक बार आप लोग। कृत्रिम झील बनाने के लिए नदी के आर पार मिट्टी, पत्थर, चिनाई अथवा कंक्रीट की एक ऊंची रोक दीवार खड़ी की जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, डैम कहते हैं या बांध कहते हैं। ठीक है, और बांध के प्रति प्रवाह में यानी कि बांध के पीछे बनी कृत्रिम झील को क्या कहते हैं हम लोग, जलाशय कहते हैं। ठीक है, ये हो गया जो है डिफिनीशन ऑफ डैम एंड रिजर्वायर, कि जब भी हम किसी नदी के आर पार जब हम कोई मिट्टी, चिनाई अथवा कंक्रीट की कोई एक ऊंची दीवार बना देते हैं तो जो दीवार हम बनाएंगे उस पानी को रोकने के लिए वो दीवार क्या कहलाती है, आपकी डैम कहलाती है। ठीक है, और बांध के उसी बांध जो दीवार हम बना रहे हैं उसके अपोजिट उसके पीछे जो कृत्रिम झील बनता है उस कृत्रिम झील को क्या कहेंगे, उस लेक को क्या कहेंगे हम लोग, रिजर्वायर कहते हैं या जलाशय कहते हैं। ठीक है, ये जो है डिफरेंस है रिजर्वायर और डैम का। अब इसके बाद जो है आपका, जब हम रिजर्वायर और डैम को समझ लिए तो अब इसको हमें ये समझना है कि इसका निर्माण की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, और इसको बनाने के पीछे जो है हमारा जो पर्पज है, हमें तो पता है कि पहले से हमें कुछ अतिरिक्त अमाउंट में वाटर हम इकट्ठा कर रहे हैं। इसका एक क्रॉस सेक्शन फिगर यहाँ पे दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। ये एक दीवार बनाई गई है, ठीक है, ये आपकी दीवार बनाई गई है। ठीक है, नीचे कंक्रीट का एक बेस दिया गया है जिसके ऊपर दीवार बनाई गई। दीवार जो है आपकी चिनाई की भी हो सकती है या कंक्रीट की भी बनाई जा सकती है, वो डिपेंड करेगा आपका जो प्रोजेक्ट है किस लेवल का है। ठीक है, अब इसके बाद इसके पीछे देखिए आप जो ये ढाल की जो आपका पहाड़ी इलाका है, उस पहाड़ी इलाके में जो वैली होता है वहां पर हम मेनली इसको बनाते हैं। तो ये जो डैम है, ठीक है, इस डैम के पीछे जो पानी इकट्ठा होगा वो पानी इसके लिए क्या है, ये जो आपका सेक्शन बन रहा है इतना बड़ा, तो क्या है इसके लिए एक रिजर्वायर है। और इसी रिजर्वायर में क्या होता है, ये जलाशय में जाकर पानी क्या होता है, बारिश के समय में जो अतिरिक्त पानी हुआ चाहे सामान्य जो पानी है वाटर का जहां से भी आ रहा हो, वो पानी क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, और ये इकट्ठा कहाँ तक होता है, इसकी निश्चित ऊंचाई तक होता है। ठीक है, अभी हम आगे बताएंगे कहाँ तक पानी को हम जो है स्टोर कर सकते हैं और कहाँ तक जो है ऊपर जाने पे क्या होगा, इसके जो है स्थिति खराब हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से जो निर्माण कार्य होता है बांध का और उसके पीछे रिजर्वायर की जो व्यवस्था होती है जिसके द्वारा हम पानी का संचयन करते हैं, वो क्या होता है, कहीं ना कहीं बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें बहुत ही ज्यादा जो है आपको लेबर एवं मटेरियल की जरूरत पड़ेगी और टाइम टेकन प्रक्रिया है। ठीक है, और उसकी निर्माण की जो प्रक्रिया है वो आसान नहीं है। इसके लिए जो है बहुत सारे श्रमिक और अनुभवी इंजीनियरों का जो है एक पूरा ग्रुप चाहिए होता है, जिसके द्वारा जो है एक बृहद सर्वे किया जाता है। ठीक है, डीप सर्वे करने के पश्चात जो है पूरे एरिया का हम एक निश्चित स्थान को चुनते हैं, क्रॉस सेक्शन को चुनते हैं, फिर वहां पर हम क्या करते हैं, इस रिजर्वायर को बनाते हैं। ठीक है, और मेनली हम जो जगह चुनेंगे वो मेनली क्या होता है, एक वैली होगा। वैली मतलब क्या, दो पहाड़ आपके इस तरह से हों और जब भी उन दो पहाड़ों के बीच से कोई नदी गुजरेगी, मान लीजिए दो पहाड़ है, ठीक है, अब इसके बीच से अगर कोई नदी आ रही है इस तरह से, तो क्या करेंगे, इस पहाड़ के बीच में जो सबसे पतला सेक्शन होगा, ठीक है, हमें ये ध्यान देना है बनाते समय कि जो सबसे क्रॉस सेक्शन जहाँ पे सबसे कम हो उस नदी का, उस पॉइंट पर हम जो है और जो वैली हो उसके आर पार वो रूप दीवार हम बनाए, ताकि जो दीवार की चौड़ाई है वो कम से कम रखते हुए अधिक से अधिक मात्रा में क्या हो, संचयन हम कर सके। जैसे मान लीजिए इस तरह से कोई नदी आ रही है जिसका क्रॉस सेक्शन जो है इस तरह से जा रहा है, ऐसे इस तरह से जा रहा है। ठीक है, तो जो हम दीवार बनाएंगे हम कोशिश करेंगे सबसे पतला जो सेक्शन जहाँ पे होगा क्रॉस सेक्शन उस रिवर का, वहां पे हम उस दीवार को बनाने का प्रयास करते हैं ताकि जो दीवार की चौड़ाई हो वो कम से कम हो और कास्ट क्या हो, घट जाएगा, समय कम लगेगा तैयार करने में और पानी पीछे की तरफ क्या होगा, अधिक से अधिक मात्रा में
इकट्ठा हो पाएगा। तो ये जो है एक रिजर्वायर की अवधारणा है जिसको जो है हम कंसीडर करते हैं अपने डिजाइन और उसके निर्माण में। ठीक है, अब रिजर्वायर से संबंधित कुछ शब्दावली है जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कौन कौन से जो है ऐसे फैक्टर हैं जिसको हमें रिजर्वायर के समय में ध्यान देना होगा, रिजर्वायर से जो जुड़े हुए हैं। ठीक है, सबसे पहला आपका जलाशय की क्षमता। ठीक है, किसी भी जलाशय की क्षमता क्या होती है कि जितना मात्रा वो पानी का उस दीवार के पीछे इकट्ठा करता है। कोई जलाशय की कैपेसिटी क्या होती है कि जो हम रूप दीवार बना रहे हैं उस दीवार के पीछे जो रिजर्वायर है, जो जलाशय है, वो कितनी मात्रा में पानी इकट्ठा कर पा रहा है, वो उसकी क्या कहलाती है, जलाशय की क्षमता कहलाती है। मोस्टली जो हेक्टेयर मीटर में जो है आपका देता है घन मीटर। घन मीटर लाख में भी हो सकता है, हजार में भी हो सकता है। मोस्टली ये लाख घन मीटर में जो है मापा जाता है। ठीक है, इसको कंसीडर किया जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट जो आपका है पूर्ण जलाशय तल। अब पूर्ण जलाशय तल मैंने जो है बताया था इसके पहले कैनाल में भी कि वह पानी का वह तल जिसके लिए वो कैनाल को डिजाइन किया जाता है कि वो उतना अमाउंट ऑफ वाटर हमेशा उसमें जो है स्टोर किया जा सकता है, जिसके लिए उसको डिजाइन किया जाता है जितने अमाउंट ऑफ वाटर को स्टोर करने के लिए, वो क्या कहलाता है, पूर्ण जलाशय तल। तो पानी का वह तल किसी भी जलाशय में जहां तक वाटर को क्या करे, उस तल तक वो स्टोर कर पाए, वो क्या कहलाता है, उस तल को हम कहते हैं पूर्ण जलाशय तल कहते हैं। यहाँ पर फिगर होगा आपको, यहाँ पर देख सकते हैं पूर्ण जलाशय तल। ये जो है आपका, ये जो तल दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, पूर्ण जलाशय तल। अब इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा जो आपका दिखाया गया यहाँ पर, ये उच्च बाढ़ तल है। ठीक है, अभी इसके दोनों को डिफरेंस को हमें देखना है कि उच्च बाढ़ तल क्या है और पूर्ण जलाशय तल। पूर्ण जलाशय तल मैंने बताया कि पानी के आधार से जो आपका है, जितनी पानी हम इकट्ठा कर पाएंगे उस रिजर्वायर को जो हम डिजाइन कर रहे हैं, एक निश्चित ऊंचाई तक जो है उस रिजर्वायर में हम पानी इकट्ठा कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा क्या, वो जो डैम आप बना रखे हैं उस डैम की ऊंचाई कितनी है, उस डैम की हाइट कितनी है। उस डैम की हाइट के एक निश्चित वैल्यू तक हम क्या करें, उस निश्चित हाइट तक जो है, जिस निश्चित हाइट तक हम पानी इकट्ठा करते हैं वो क्या कहलाता है, जिसके लिए हम डिजाइन करते हैं वो कहता है आपका पूर्ण जलाशय तल कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद अगला पॉइंट है आपका उच्च बाढ़ तल। ठीक है, मैं आपको फिगर से यहाँ पे दिखाने का प्रयास करता हूँ कि उच्च बाढ़ तल क्या होता है। अब ये जो लाइन है आपका, ये आपका प्रोसेस कर रहा है उच्च बाढ़ तल। ये जो ऊपरी लाइन है वो क्या प्रोसेस कर रहा है, हाईएस्ट फ्लड लेवल। ठीक है, उच्च बाढ़ तल। उच्च बाढ़ तल क्या होता है कि मोस्टली जो आपका सामान्य अवस्था में जो पानी का तल होता है वो यहाँ पे होता है। ठीक है, पूर्ण जलाशय तल तक। अब इसके ऊपर जितना अमाउंट ऑफ वाटर इकट्ठा होगा, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है आपका, वो एक्स्ट्रा सरचार्ज वाटर कहलाता है, अधिभार संचयन। अधिभार संचयन की अवस्था कब आती है कि जब बारिश समय में आपका जो है बाढ़ की अवस्था बनती है। ठीक है, और बाढ़ के समय में जब पानी जो है ज्यादा आ जाएगा नदियों में, तो क्या होगा, रिजर्वायर के पीछे जो HFL है, जो आपका पूर्ण जलाशय तल है, उस पूर्ण जलाशय तल के ऊपर जो है पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इस तरह से। और वो बढ़ते बढ़ते क्या होता है, हाईएस्ट फ्लड लेवल HFL यानी कि उच्च बाढ़ तल तक पानी स्टोर करने की क्षमता को रखता है। लेकिन अगर इसके ऊपर भी जो अवस्था होती है क्या होती है, वो आपकी जो होती है वो मुक्तांतर होता है। तो इसको एक बार देख लेते हैं, उच्च बाढ़ तल क्या होता है आपका, यहाँ पर लिखा गया है डिटेल में। बाढ़ आने पर जलाशय में पानी का तल पूर्ण जलाशय तल से ऊपर उठ जाता है। ठीक है, जब भी कोई बाढ़ की अवस्था बनती है तो बाढ़ आने पर क्या होता है, जो पानी का तल किसी भी नहर में डैम के पीछे होता है, उस डैम की दीवार के पीछे जो पानी का तल होता है पूर्ण जलाशय तल से ऊपर उठने लगता है। ठीक है, अतः जलाशय का वह तल जहां तक बाढ़ के समय में पानी को ऊपर उठने दिया जाता है वो कहलाता है क्या, उच्च बाढ़ तल। यानी कि हम तब तक उठने देंगे पानी के तल को जब तक वो जो रिजर्वायर है, उस रिजर्वायर का जो दीवार है जिसको हम डैम कहते हैं, उस डैम को कोई खतरा ना हो। ठीक है, तो हाईएस्ट फ्लड लेवल के लिए भी एक जो है लिमिट होती है, उस लिमिट के अगर वो पानी ऊपर जाएगा तो क्या होगा, वो डैम की दीवार जो है खतरे में आ जाएगी। वो क्या होगा, वो हो सकता है जो है अपलिफ्ट कर जाए या गिर जाए। ठीक है, वो पानी की जो प्रेशर होता है, स्टैटिक प्रेशर पानी जो है लगाता है उस दीवार पर, उसकी वजह से क्या होता है, वो फेल कर सकता है। ठीक है, तो बाढ़ के समय में जिसकी वजह से पानी जो है पूर्ण पूर्ण तल के ऊपर जो चला जाता है वो क्या कहलाता है, उच्च बाढ़ तल कहलाता है, जहां तक हम पानी को स्टोर होने देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका उच्च बाढ़ तल। इसके बाद क्या बता रहा है,
इस उच्च बाढ़ तल को यह उच्च जल तल भी कहते हैं। बाढ़ के समय जलाशय में पानी के प्रवेश की कोई सीमा नहीं होती, ठीक है, न ही इस पर रोक लगाई जा सकती है। और बाढ़ के समय में जलाशय में पानी के प्रवेश की कोई सीमा नहीं होती है और इस पर न कोई रोक लगाई जा सकती है। बढ़ते बढ़ते यह बाढ़ से ऊपर उठ सकता है, ठीक है, बांध से ऊपर भी जाने का प्रयास, अगर ये अवस्था बनी रहेगी तो क्या करेगा, वो डैम के ऊपर से भी प्रवाहित होने का प्रयास करेगा। लेकिन इस अवस्था से बचने के लिए कि ऊपर से पानी न बहे उस डैम से, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ सुरक्षा वाल्व हम देते हैं, ठीक है, कुछ हम क्या करेंगे, सुरक्षा वाल्व देंगे। इसको हम क्या कहते हैं, स्पिलवे या उत्प्लव मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, स्पिलवे या उत्प्लव मार्ग। ये क्या करता है, पानी जो उच्च बाढ़ तल है उसके ऊपर भी अगर पानी इकट्ठा होता है तो क्या करेगा, उस स्पिलवे से जो है उस डैम की दीवार के किनारे से क्या करेगा, कहीं दूर नदी नाले में जाकर जो है बहने लगेगा, ठीक है। एक रास्ता हम दे देते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, स्पिलवे कहते हैं, ताकि जो उच्च बाढ़ तल के ऊपर भी अगर अतिरिक्त पानी इकट्ठा हो रहा है तो पानी क्या होगा, दूर कहीं जाकर क्या होगा, खुले स्थान में उसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। वो पानी क्या होगा, ओवरफ्लो होके उस सुरक्षा वाल्व से दूर कहीं चला जाएगा, ठीक है। तो वो अभी टाइम हो गया है, ठीक है। बाकी जो टॉपिक है उसको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, कल डैम भी हम शुरू करेंगे, ठीक है, कल हम डैम स्टार्ट करेंगे। इस नोट्स को भी हम स्कैन करके भेज दे रहे हैं, स्कैन है मेरे पास, मैं भेज दूंगा, तुम ग्रुप में शेयर कर लेना, ठीक है।